So we'll go ahead with next chapter today, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसी चैप्टर को हम सीबीएसई के बुक्स में अगर आप देखोगे तो आपको नाम मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, और सिर्फ उसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है एक्सरेज, विच इज़ नॉट देयर फॉर योर सिलेबस। तो हम लोग एक्सरे छोड़ के, एक्सरे का जब क्वेश्चन आएगा नीट जेईई की क्लास में तब देख लेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग वी विल फोकस ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम मिलेगा इस चैप्टर का। So basically it is dual nature of radiation and matter. Mostly theoretical topic है, सिर्फ दो फॉर्मूला आते हैं इसमें, दो में से एक है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और दूसरा है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये छोड़ के कोई और फॉर्मूला इसमें है नहीं, लेकिन वो जो फॉर्मूलाज है उसके फिर वेरिएशंस बहुत सारे बनते हैं। तो आई जस्ट गो थ्रू बेसिक थ्योरी, और ग्राफिकल क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर मोर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड आई होप आपको पता होगा ही कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें क्या होता है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अभी सुटेबल फ्रीक्वेंसी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फोटॉन्स इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नाम में ये फोटो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन ड्यू टू इंसिडेंट फोटॉन्स इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। हमारे पास एक मेटल सरफेस है, वैसे इसको फोटो सेंसिटिव सरफेस बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमिटर प्लेट। इस फोटो सेंसिटिव सरफेस पे जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स इमिट होंगे, वाई सुटेबल फ्रीक्वेंसी आई टेल यू इन अ व्हाइल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, दैट इज अ बेसिक आइडिया। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is the evidence that, as you know, अब तक आपको क्या पता है कि रेडिएशन behaves like a wave। तो in this universe you will always find only two things, एक तो है वेव और एक है पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अब तक हमको पता था कि ये पार्टिकल्स है, अब आगे देखोगे कि ये पार्टिकल्स के साथ साथ वेव्स भी है। सिमिलरली, as you know, radiation is wave, but now you will study that radiation also behaves like a particle under certain conditions। तो अभी फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने इस केस में रेडिएशन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि रेडिएशन इज इंसिडेंट, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है एक मेटल सरफेस पे। मेटल मतलब बेसिकली मैटर है, मैटर में होते हैं एटम्स, एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो रेडिएशन है ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करता है, मतलब इंटरेक्शन करता है, और इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉकआउट कर देता है। तो कोलिजन इज प्योरली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव, मतलब रेडिएशन। तो यहाँ पे रेडिएशन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, क्योंकि आपने 11th में लॉज ऑफ मोशन में सीखा होगा कोलिजन थ्योरी, ठीक है ना। तो कोलिजन दो पार्टिकल्स का ही होता है, यहाँ तो एक रेडिएशन था और बाकी का मैटर था। तो यहाँ पे इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, wave behaves like a particle, undergoes collision with electrons, transfer their energy to the electron and knock out the electron। So that is the basic theory। तो अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिटेल स्टडी करना है तो देयर इज सम एक्सपेरिमेंटल सेटअप दैट यू विल नीड। बहुत बेसिक सेटअप है। आपके पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, और इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब होता है अंदर वैक्यूम है। इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड मतलब वैक्यूम बना है इसके अंदर। अब वैक्यूम क्यों बना है उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता होगा, ये तो अभी एलईडी लाइट है, बट अर्लियर यू यूज्ड टू हैव दिस नॉर्मल ट्यूब लाइट्स। वो नॉर्मल ट्यूब लाइट में होता था गैस, इनर्ट गैस, और देयर वर टू इलेक्ट्रोड्स, एक से करंट पास किया, वो दूसरे करंट मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाएगा, उसके बीच में था गैस। तो ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट यूज टू इंटरैक्ट विद द गैस एटम्स। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया, एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ, एनर्जी ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन है। यहाँ से एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड में जा रहे थे, बीच में गैस था। गैस मतलब एटम्स होता है, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट होते हैं, मतलब कोलाइड करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन गोज टू द हायर लेवल, जिसको तुम बोलते हो एक्साइटेड स्टेट्स, एंड व्हाइल कमिंग डाउन इट इमिट्स
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो वो नॉर्मली आप जो पुराने टाइप के ट्यूबलाइट देखते थे वो वैसा वर्क करता था। इसके लिए अगर ट्यूबलाइट में थोड़ा भी क्रैक पड़ गया तो गैस यूज टू लीक आउट एंड इट स्टॉप्स वर्किंग। तो सिमिलरली अगर मैं इसमें सपोज इसके अंदर गैस रखता हूँ तो सेम फेनामेना होगा, मतलब लाइट प्रोड्यूस होने लग जाएगा, हो सकता है। तो वो करना नहीं है हमको, इसके लिए हमने पूरा का पूरा गैस निकाल दिया यहाँ से। तो हमने इसको एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब बना लिया। देन इसमें हम लोग यूज करते हैं दो प्लेट्स, एक होता है इमिटर प्लेट ऑफ कोर्स और एक होता है कलेक्टर प्लेट। ओके, so you have one emitter plate, one collector plate. Then there is a window here, quartz window. ये क्वार्ट्ज विंडो से जो रेडिएशन है वो अंदर आएगा। तो यू हैव अ क्वार्ट्ज विंडो, इस क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू रेडिएशन विल कम इनसाइड। अब क्वार्ट्ज ही क्यों लिया? बिकॉज क्वार्ट्ज विंडो एक्ट्स लाइक अ वन वे ट्रैफिक, मतलब रेडिएशन सिर्फ अंदर आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता वापस। ओके, देन ये जो आपके पास दो प्लेट्स है जिसमें से मैं अभी एक को बोल दूंगा इमिटर प्लेट और एक को बोल दूंगा मैं कलेक्टर प्लेट। तो आइडिया ये इज, ये जो इमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट है इनको आप कनेक्ट करोगे विथ सम सोर्स ऑफ वोल्टेज। एंड बाय द वे ये जो सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्ट करते हैं ना, उससे पहले अब मैं डायग्राम, रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट ड्रॉइंग द एग्जैक्ट डायग्राम, आई एम जस्ट शोइंग ओनली अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे नीचे एक कम्यूटेटर बॉक्स होता है, बताता हूँ क्यों होता है वो, आई विल टेल यू इन अ व्हाइल कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कम्यूटेटर बॉक्स हियर। तो यहाँ पे होता है कम्यूटेटर बॉक्स। कम्यूटेटर बॉक्स में देयर आर कीज, एंड कीज क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाने वाला हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस में लगाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में एक प्लेट पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, राइट। कभी मुझे इमिटर प्लेट को पॉजिटिव करना पड़ सकता है, कभी मुझे कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करना पड़ सकता है। मतलब बेसिकली मुझे इमिटर और कलेक्टर प्लेट का पोलैरिटी चेंज करना पड़ सकता है। इसके लिए हम यूज करते हैं कम्यूटेटर की। तो ये एक अरेंजमेंट है जिसमें यू हैव कम्यूटेटर की, एडिशनली यू हैव एमीटर। अभी एमीटर का रोल बताता हूँ मैं बाद में। तो यू विल हैव एमीटर, लेट अस पुट एमीटर हियर, दिस इज एमीटर। यहाँ भी रख सकते हो, नीचे भी दिखा सकते हो, डजंट मैटर रियली। तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट शो इट डाउन, यहाँ पे दिखा सकते हो। आई एम नॉट ड्रॉइंग एग्जैक्ट डायग्राम क्योंकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ रोल समझने के लिए हमको ये चाहिए। तो यू हैव अ एमीटर, यू हैव अ वोल्ट मीटर। और बाय द वे आपके पास जो सप्लाई है ना वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे कुछ रियोस्टैट जैसा अरेंजमेंट दिखेगा आपको। तो वेरिएबल सप्लाई है, दिस इज वोल्ट मीटर and this is ammeter. Good. Now होता क्या है इसमें, हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होगा S, वहां से फोटॉन्स आएंगे और अगर फोटॉन है सफिशिएंट एनर्जी, फोटॉन सफिशिएंट एनर्जी होने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो इफ दिस लाइट इज अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बेसिकली मूव टूवर्ड्स कलेक्टर। हाँ, वो मैं बताता हूँ कि कैसे मूव होंगे, वो सब आएगा ग्राफ में। दे विल मूव टूवर्ड्स कलेक्टर, दे विल गो टू द सर्किट एंड देन करंट विल बी मेजर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो करंट। तो फोटॉन्स दे आर इंसिडेंट ऑन इमिटर। अगर फोटॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे इसको। दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी कलेक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट एंड दोस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेंट इनटू द सर्किट वेयर यू हैव एमीटर एंड यू विल बी मेजरिंग करंट। क्योंकि हम देख नहीं सकते ना कि देखो लाइट इंसिडेंट हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और गिनते बैठेंगे फिर हम लोग 1 2 3 4 5। तो दैट इज नॉट समथिंग वी कैनॉट डू। तो हम लोग अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर ले, हमको करंट मिल जाएगा, और जो करंट तुम मेजर कर रहे हो उसको बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? तो तुम जो भी ग्राफ ड्रॉ करोगे उसमें वाई एक्सिस फिक्स कर देंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ है, एक एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता ही है। हमको टोटल 3 ग्राफ का स्टडी करना है, एक्चुअली 4 का। पहला है, अभी यहाँ पे क्या क्या वेरी कर सकते हैं वो भी समझ लो। देयर आर 3 वेरिएबल्स। नंबर 1 इज फ्रीक्वेंसी। तो हम जो सोर्स, अभी फ्रीक्वेंसी सोर्स का होता है, बिकॉज यू नो
सोर्स इज इमिटिंग फोटॉन्स एंड यू नो फोटोन का एनर्जी होता है h nu। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज h into nu, where h is Planck's constant and nu is frequency। तो फॉर अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखूंगा, आई विल चेक कि कौन से फ्रीक्वेंसी के लिए इमिशन हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इज वन ऑफ द वेरिएबल्स, तो फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल है। नंबर 2 इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो, मोबाइल यूज कर रहे हो तो, और आप बोलते हो स्क्रीन बहुत डिम दिख रहा है, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। तो ब्राइटनेस बढ़ाना मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना, आइडियली स्पीकिंग। तो एक सोर्स का इंटेंसिटी बढ़ने से कभी भी वहाँ का ब्राइटनेस बढ़ता है। तो ब्राइटनेस बढ़ना मतलब एनर्जी ज़्यादा इमिट हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा इमिट हो रहा है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स आर मोर। तो दूसरा वेरिएबल है हमारे पास इंटेंसिटी। पहला था फ्रीक्वेंसी, वो भी सोर्स का था। दूसरा है इंटेंसिटी, वो भी सोर्स का ही है। तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस आई कैन, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल लगाया है, तो मैं यहाँ से वेरी कर सकता हूँ। वोल्टेज आई कैन वेरी, और ये जो कितना वोल्टेज हमने दिया है ये वोल्ट मीटर बता देगा हमको। तो वोल्टेज यू कैन वेरी। तो थर्ड पैरामीटर दैट यू कैन वेरी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर प्लेट एंड इमिटर प्लेट। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग एक्चुअली इमिटर प्लेट को हमेशा जीरो पोटेंशियल पर रख देते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स है, तो वो पहले क्लियर कर लो, फिर वापस आता हूं मैं इस पे। पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा दिखाते हैं, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव। इट डज नॉट रियली मीन कि हमेशा ये प्लेट नेगेटिव होगा। ऐसा हो सकता है कि ये -5 है या +5 है, हो सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 है और वो +5 है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये +2 है और +5 है। ये हायर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल बोलते हैं हम लोग, ये लोअर पोटेंशियल इसको हमेशा क्या बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक प्लेट हमेशा लोअर पोटेंशियल पे है, लोअर। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव वैल्यू बट लोअर वैल्यू। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम लोग ना इमिटर और कलेक्टर प्लेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने वाले हैं, तो नॉर्मली हम लोग कलेक्टर को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल पे। अब ऐसा क्यों करते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास ही अट्रैक्ट होगा, इसके लिए, करेक्ट। फिर हमने क्या सोचा कि एक काम करेंगे, इमिटर प्लेट को ना हमेशा जीरो पोटेंशियल पे रख देंगे। तो इमिटर इज ऑलवेज 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 एट जीरो पोटेंशियल। तो जब मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करें, तो क्या चेंज कर रहे हैं, फिर क्या चेंज कर रहे हैं, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो इसके लिए जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे वहां पे तुमको पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड दिखेगा ही नहीं, तुमको दिखेगा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, बिकॉज यू हैव फिक्स्ड इमिटर एट 0। अगर मैं कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव कर रहा हूं तो वो हायर पोटेंशियल पे चला गया, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, और अगर मैं उसको नेगेटिव कर रहा हूं तो वो गया नेगेटिव पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू प्लॉट ग्राफ। तो याद रखो, अब टोटल इन टोटल तुम्हारे पास है 3 वेरिएबल्स। कौन सा 3? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, वेरी गुड। देन और ये जो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल है, इसको पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे स्विच करोगे, इसके लिए एक कम्यूटेटर बॉक्स है। तो यहाँ पे की का अरेंजमेंट होता है बेसिकली। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक की एक जगह से निकाल के दूसरे का लगा दोगे तो पोटेंशियल उसका रिवर्स हो जाएगा। तो कम्यूटेटर बॉक्स या कम्यूटेटर की, इट इज यूज्ड टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, तो दैट इज व्हाई यू हैव दिस कम्यूटेटर बॉक्स। अब एज आई टोल्ड यू, देयर आर 3 पर्टिकुलर ग्राफ्स दैट यू विल नीड। उसमें सबसे पहला है वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी विद फ्रीक्वेंसी। वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद फ्रीक्वेंसी। तो 3 में से हम सिर्फ पहला वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, तो बाकी दो क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। तो रिमेंबर, जब आप फ्रीक्वेंसी वेरी करोगे, मैं y एक्सिस को हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिजर्व कर दूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो, ऑलवेज y एक्सिस रिजर्व फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। x एक्सिस पे मैं वेरिएबल डालने वाला हूँ
जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो आपने सोर्स का इंटेंसिटी और कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इसको रख दिया है कांस्टेंट। तो आपको पहले कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एक फिक्स्ड वैल्यू पे सेट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मुझे अट्रैक्ट करवाना है, एंड इंटेंसिटी इज आल्सो फिक्स्ड। तो इंटेंसिटी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल आर कांस्टेंट एंड देन यू वेरी द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, फोटोन का एनर्जी चेंज होगा। फोटोन का एनर्जी चेंज होगा तो फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है इमिटर प्लेट पे, तो वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा या नहीं करेगा, इट डिपेंड ऑन द एनर्जी। अब जस्ट टू टेल यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इस मेटल प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 eV का एनर्जी चाहिए और फोटोन के पास है 2 eV, तो इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली इमिट नहीं होने वाला है। तो फिर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मतलब एनर्जी बढ़ेगा। सपोज 3 eV हो गया, इमिट होगा क्या? नहीं। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, 4 eV का एनर्जी हो गया फोटोन का, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कब तक इमिट नहीं होगा? जब तक फोटोन के पास कम से कम 10 eV एनर्जी नहीं है। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ ये, मतलब एट अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, उसको आप बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तक इमिशन मिलने नहीं वाला है, देन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी यू स्टार्ट गेटिंग इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो वो कलेक्टर प्लेट पे जाएंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो ही नहीं रहे थे तो करंट जीरो मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हुए, कलेक्टर प्लेट के पास कुछ गया नहीं, कलेक्टर प्लेट ने सर्किट में कुछ भेजा नहीं, करंट तो जीरो आ गया। और ये मैंने एमीटर दिखाया, इट इज माइक्रो एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर, इट मेजर्स वेरी स्मॉल करंट। तो वो एमीटर नहीं है, वो माइक्रो एमीटर है, वेरी स्मॉल करंट आता है। तो रिमेंबर, अनलेस एंड अनटिल यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, nothing goes to collector plate, nothing goes inside the circuit, so there is no current. But after a particular value of frequency, you see कि ये इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम लोग, नो जीरो। इसके बाद आपको करंट देखने को मिलेगा। हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द करंट। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार इमिशन हुआ 10 eV ऑफ एनर्जी पे, तो जब फोटोन के पास 10 eV था और इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए भी 10 eV चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री हुआ। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मतलब ये स्लो इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ये स्लो इलेक्ट्रॉन है तो इसको यहाँ से वहाँ जाने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो करंट कम मिलेगा, बिकॉज करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में, पर सेकेंड में कितना चार्ज पहुँच रहा है, दैट इज करंट। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 11 eV एनर्जी हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, तो फोटोन तो 11 eV का है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कितना चाहिए था? तो जो 1 eV बच गया, वो 1 eV कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब दिस इज अ फास्ट इलेक्ट्रॉन। तो वो फास्ट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वेलोसिटी है और वो उसको कलेक्टर प्लेट अट्रैक्ट भी कर रहा है, तो इट विल मूव फास्ट, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच पर यूनिट टाइम। तो जितना जितना तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे फोटोन का, उतना एनर्जी बढ़ेगा, जितना एनर्जी बढ़ेगा मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच कलेक्टर प्लेट, एंड इफ दे, अगर पर यूनिट टाइम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली करंट विल इंक्रीज। तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ दैट यू विल नीड। उसके बाद यू हैव वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विथ इंटेंसिटी। तो वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विथ इंटेंसिटी, with intensity. Okay, तो इस केस में भी अगेन यू हैव ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो बाय डिफॉल्ट? फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज बाय डिफॉल्ट फोटोइलेक्ट्रिक करंट। दिस टाइम यू आर वेरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब आप इंटेंसिटी वेरी करोगे तो यू विल कीप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम होगा तो इमिशन होने ही नहीं वाला है। एंड ऑफ कोर्स यू विल कीप कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एज कांस्टेंट। अब जस्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए मैं ना ऐसा इमेजिन कर लेता हूँ, जीरो इंटेंसिटी मतलब जीरो फोटोन। अगर फोटोन ही जीरो है मतलब ये सोर्स टर्न्ड ऑफ है, तो एक भी फोटोन यहाँ गया नहीं, तो रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन हुआ नहीं, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा नहीं, तो इमिट होगा नहीं तो वहाँ जाएगा नहीं, वहाँ जाएगा नहीं तो करंट क्या आएगा? जीरो।
वन इंटेंसिटी मतलब वन फोटोन, ऐसा मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। वन इंटेंसिटी में मीन बिलियंस ऑफ फोटॉन्स ऑल्सो, मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो इमेजिन इंटेंसिटी 1 कर दिया तो एक फोटोन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो यहाँ पे गया एक इलेक्ट्रॉन, तो करंट भी आ गया 1। दो इंटेंसिटी मतलब 2 फोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 का करंट। थ्री इंटेंसिटी विल मीन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट विल बी 3। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ऑफ कोर्स यू शुड बी एक्सपर्ट इन दिस नाउ, 0 0 1 1 ऐसे हो रहा है ना, इंटेंसिटी 1, करंट इज 1, 2 2 3 3 4 4, ऐसा करोगे तो क्या दिखता है ये, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो लीनियर रिलेशन है, इंटेंसिटी एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट है लीनियर रिलेशन। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। गुड। एट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। गुड। अब तीसरा है वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और यहां से आगे थोड़ा सा गड़बड़ चालू होता है और इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ग्राफ पे। मैं जो सेट दूंगा उसमें पहला ही क्वेश्चन ग्राफिकल है। तो वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, सो द आइडिया इज वेरी सिंपल। अगेन, जब आप कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल की बात करते हो तो वेरिएबल कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, वाई एक्सिस पे कौन है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे कौन है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। अब जानबूझ के मैंने नेगेटिव साइड भी दिखाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हम लोग कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को पॉजिटिव भी रख सकते हैं, हम लोग उसको नेगेटिव भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस भी चाहिए होगा, तो नेगेटिव एक्सिस है। और बेसिकली अगेन द फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट एट अ वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, और यहाँ पे अभी इंटेंसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स इंटेंसिटी इज नॉट जीरो, इंटेंसिटी जीरो मतलब फोटोन आया ही नहीं फिर। अब द आइडिया इज, इमेजिन पहले मैंने इमिटर प्लेट को तो जीरो ही रखा है, लेकिन मैंने पहले कलेक्टर प्लेट को भी जीरो कर दिया, राइट। तो ये भी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं आता, इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अगर मैंने कलेक्टर प्लेट को भी जीरो रख दिया तो करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस नो? हाँ, ऑफ कोर्स यस, क्योंकि तुम अभी बोर्ड एग्जाम दे के आए हो, मतलब तुमको पता है। आइडियली स्पीकिंग नहीं मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिलना चाहिए था? क्योंकि ये भी जीरो पोटेंशियल है, ये भी जीरो पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, देखो फिजिक्स में 3 चीजें बहुत सिमिलर है। वन इज, अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो विंड विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और हायर प्रेशर अगर अर्थ पे पता होगा तो इट इज ऑलवेज पोलर रीजन। नॉर्थ पोल इज लाइक हायर प्रेशर रीजन एंड इक्वेटर इज लोअर प्रेशर। तो अगर आप, आई डोंट नो हाउ मच यू कनेक्ट द हिस्ट्री विथ द साइंस, ये जो यूरोपियंस थे, आपको पता है यही लोग मोस्टली हर जगह पे जाके कॉलोनीज क्यों बनाते थे? ऑफ कोर्स उनका माइंडसेट वैसा था, एक्सपेंशनिस्ट तो थे ही वो, लेकिन आइडियली स्पीकिंग पहले तो बोर्ड प्लेन्स कुछ नहीं थे ना, वो लकड़ी का बोर्ड बनाते थे, उसके ऊपर पर्दा डाल देते थे, हवा जहाँ ले जाएगी, है ना, हवा के साथ चलने वाले लोग थे वो, क्योंकि दे लिव इन अ हायर प्रेशर रीजन एंड इक्वेटर इज लोअर प्रेशर रीजन। तो विंड विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू, तो फिर उन्होंने वो बोर्ड बनाई, पर्दा डाल दिया, एंड देन ऑफ कोर्स द विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम पोल टूवर्ड्स इक्वेटर। दूसरा है फ्लो ऑफ टेम्परेचर, ऑफ कोर्स हीट। तो फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। सिमिलरली करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, हाँ कि ना? मतलब इन शॉर्ट ऑफ कोर्स कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना कन्वेंशनल करंट। तो आइडिया ये है कि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने दोनों, ये तो जीरो ही था, इसको भी जीरो कर दिया। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा नहीं तो करंट मिलने नहीं वाला आपको, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? उसका रीजन है, नंबर 1 कि कंटिन्यूअसली फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटॉन्स अगर कंटिन्यूअसली आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली जनरेट हो रहे हैं, और यहाँ पे एक क्लाउड जैसा बन जाता है जिसको तुम बोलते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विल रिपेल ईच अदर,
बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, लाइक दे आर रिपेलिंग ईच अदर, धक्का मुक्की चल रही है यहाँ पे, दे आर पुशिंग। आप पुश करेंगे तो यहाँ तो जा नहीं सकते, कहाँ जाएंगे, सामने। दूसरा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर फोटोन के पास ज़्यादा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कम एनर्जी चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब वेलोसिटी है, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन दे स्टार्ट मूविंग हियर। तो even when there is zero potential difference between emitter plate and collector plate, some electrons will always reach collector plate। तो अगर आप collector plate को जीरो पोटेंशियल पे भी रख रहे हो तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि करंट क्या मिलना चाहिए, जीरो। मिलता नहीं है जीरो, इट हैज सम वैल्यू। ओके, अब अगर मैं इमेजिन मैं कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को पॉजिटिव करते जाता हूँ, +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +3 वोल्ट, जितना तुम पोटेंशियल पॉजिटिव करोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रीच पर यूनिट टाइम, तो मोर विल बी द करंट। तो इनिशियल फेजेस में देखोगे कि जैसे जैसे आप कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को पॉजिटिव कर रहे हो वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एंड देन इट बिकम्स सैचुरेट। अब सैचुरेशन का रीजन क्या है फिर? लुक, ग्राफ नहीं समझेगा बाद में, ध्यान दो यहाँ पे। तुमने इमेजिन, मैंने इसलिए पहले बता दिया कैलिब्रेशन आपको कि 0 इंटेंसिटी, 0 फोटोन, 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इंटेंसिटी, 1 फोटोन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इमेजिन मैंने इंटेंसिटी फिक्स करके रखा है क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। तो मान लो इंटेंसिटी मेरे पास 5 है, मतलब व्हाट डू आई एक्सपेक्ट कि पर यूनिट टाइम हर एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे, 5, करेक्ट। इमेजिन जब 0 वोल्ट का पोटेंशियल था, देखो यहाँ पे हर सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं और पोटेंशियल क्या था, 0। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि जब 0 वोल्ट का पोटेंशियल था तो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, 2, तो करंट कितना था, 2। अब मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, 0 की जगह पे 1 कर दिया, अब 2 की जगह पे 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हो गया। मैंने और बढ़ा दिया, 2 वोल्ट कर दिया, अब 3 की जगह पे 4 जा रहे हैं, 3 वोल्ट कर दिया, 4 की जगह पे 5 जा रहे हैं, ठीक है। 4 वोल्ट कर दिया, 5 की जगह पे 6 नहीं जाएंगे क्योंकि हर एक सेकेंड में 5 ही फोटोन आ रहे थे, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे। तो जब तुम्हारे पास पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही लिमिटेड है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। अगर इंटेंसिटी फिक्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग जनरेटेड देयर आल्सो फिक्स्ड। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे जनरेट ही नहीं होने वाले, तो वो कलेक्टर प्लेट के पास उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द प्लेट बिकम्स कांस्टेंट तो करंट आल्सो बिकम्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। ओके, गुड, यहाँ तक क्लियर। तो सैचुरेट हो गया करंट। करंट सैचुरेट होने का सिर्फ रीजन एक था कि इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता तो करंट सैचुरेट नहीं होता, इन शॉर्ट। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कम्यूटेटर की को स्विच कर देते हैं। नाउ कलेक्टर प्लेट विल बिकम नेगेटिव। अब हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि जैसे ही मैंने कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव किया तो एक्सपेक्टेशन ये था कि एकदम से ही करंट 0 होना चाहिए, राइट। तो इट शुड बी अ शार्प फॉल। ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता? लुक, अगर कलेक्टर प्लेट नेगेटिव है तो फिर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है ही, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन वहां तक जाने नहीं चाहिए, मतलब करंट 0 मिलना चाहिए नेगेटिव कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पे। पर एकदम से 0 नहीं होता, उसका रीजन है, द रीजन इज ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं ना, अब जो फोटॉन्स विच आर इंसिडेंट, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सरफेस, अभी देखो मटेरियल, थोड़ा सा मटेरियल साइंस सोचना पड़ेगा आपको। मटेरियल, मैटर मतलब एटम्स, एटम्स में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाए, इट डिपेंड्स ऑन द कोलिजन। फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होना चाहिए, कोलिजन। एंड रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, वो स्टेशनरी तो है नहीं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ फोटॉन्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के साथ सरफेस पे कोलाइड नहीं कर पाते, तो दे पेनिट्रेट लिटिल बिट इनटू द मटेरियल, थोड़ा सा मटेरियल के अंदर जाके कोलिजन होता है। अब अगर मटेरियल के थोड़ा सा अंदर कोलिजन हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन अंदर जनरेट हुआ इसको बाहर आना पड़ेगा, और जब ये बाहर आ रहा है, सरफेस तक आ रहा है, तो बाकी के भी तो एटम्स है, बाकी के भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे इट विल बेसिकली
फेस स्कैटरिंग, सुना क्या स्कैटरिंग? तो इट विल लूज द एनर्जी इन दैट प्रोसेस। तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से नहीं लेकिन थोड़ा सा अंदर से ऊपर आ रहा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस हुआ है। एग्जाम्पल बता देता हूं। सपोज फोटोन के पास 11 eV का एनर्जी था, सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए 10 eV चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना बचना चाहिए? 1। तो 1 eV कहां जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर से जनरेट हुआ, मान लो कि वो ऊपर आने के प्रोसेस में उसने 0.5 eV लूज कर दिया, तो इसके पास कितना बचा? 0.5, और सरफेस से जो आए वो 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में भी सारे इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता। तो जब मैंने यहाँ पर नेगेटिव किया कलेक्टर प्लेट को, तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कम था वो बेचारा पहुंच नहीं पाया, क्योंकि उसको वो रिपल्शन ओवरकम करते नहीं आया कलेक्टर प्लेट का। लेकिन जिसके पास ज्यादा एनर्जी था, इट कैन स्टिल रीच। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को और नेगेटिव करते हैं। तुम जितना कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव करते जाओगे, उतने कम 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 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे मतलब करंट विल फॉल डाउन। तो करंट विल फॉल डाउन, ऑफ कोर्स नॉट शार्पली, बट करंट विल फॉल डाउन समथिंग लाइक दिस। और एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी किसकी? कलेक्टर प्लेट की पोटेंशियल की, नेगेटिव पोटेंशियल की, जिसको तुम बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हो? उस पर्टिकुलर वैल्यू पे अब एक भी इलेक्ट्रॉन, नो मैटर कितना एनर्जी है, वो पहुंच नहीं पा रहा है। वो कलेक्टर प्लेट के पास नहीं पहुंचा तो वो सर्किट में नहीं गया, सर्किट में नहीं गया तो करंट क्या हो गया? 0। तो इस पोटेंशियल को बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो पता होना चाहिए। तो ये है आपका बेसिक ग्राफ। अभी आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया होता है ना, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया होता है, तो अभी वो कॉम्प्लिकेट करके बता देता हूं मैं, बट दिस इज द फंडामेंटल ग्राफ, ये बेसिक है। अब रिमेंबर, अगर मैं ये पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूं बट एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, मतलब हमने क्या किया, हमने इंटेंसिटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं किया। हमने पहले इंटेंसिटी फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया, एक बार पूरा परफॉर्म कर लिया एक्सपेरिमेंट। अब अगर मैं इंटेंसिटी चेंज करता हूं, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि अगर मैं दूसरे किसी इंटेंसिटी पे अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं तो ग्राफ कैसा दिखेगा। तो ग्राफ विल लुक द सेम, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम, सिर्फ यहाँ पे ना थोड़ा सा शिफ्टेड मिलेगा आपको, क्योंकि हायर इंटेंसिटी विल मीन मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, more number of photons will mean more photoelectrons, more photoelectrons will mean more current। लेकिन stopping potential is same, क्योंकि stopping potential it depends on the energy of photon, each photon। यहाँ भी confusion रहता है। और बेसिकली क्लासिकल थ्योरी जो था ना रेडिएशन का, वो कुछ अलग चीज बताता है आपको, मैं आऊंगा उस पर भी। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो तुमको कंक्लूजन मिल रहा है वो उल्टा है। सी द आइडिया इज, व्हेन यू से इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम बढ़ाना, करेक्ट है। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर एक फोटोन का एनर्जी बढ़ा रहे हो, उसका मतलब होता है तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो। तो रिमेंबर दिस, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मीन्स इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंडिविजुअल फोटोन का एनर्जी विल रिमेन सेम। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, नहीं तो ग्राफ समझ में ही नहीं आने वाले तुमको। अब देखो, मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया, मतलब मैंने क्या बढ़ाया? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से करंट बढ़ गया, करेक्ट। लेकिन जब मैं कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव करता हूं, रिमेंबर स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी ऑफ फोटॉन पे। एनर्जी ऑफ फोटॉन किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन पे। अगर मैं फोटॉन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो हर एक फोटॉन का एनर्जी बढ़ेगा, हर एक फोटॉन का एनर्जी बढ़ेगा। तो जैसे मैं तुमको यहाँ पे 11 eV बोल रहा था, अभी 12 हो गया। अगर 12 हो गया तो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में कितना चाहिए था? 10, तो बचा कितना? 2। तो रिमेंबर, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाना होता है, क्योंकि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो मैं एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन बढ़ा रहा हूं, और एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन बढ़ाया तो एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और अगर एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो जब मैंने यहाँ पे दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया, व्हाट आई टोल्ड यू इज आई एम इंक्रीजिंग ओनली इंटेंसिटी। तो ये जो पहला एक्सपेरिमेंट ने परफॉर्म किया था, लेट अस से आई परफॉर्म दिस एज pi1 इंटेंसिटी, दिस इज एट
I2 इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी मैंने अब तक चेंज नहीं किया है, फ्रीक्वेंसी जो पिछले केस का था वही फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर मैं इंटेंसिटी और बढ़ा दूं तो द नेचर ऑफ द ग्राफ विल स्टिल रिमेन सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम, सिर्फ करंट इज हायर। तो इस पे ही पहला क्वेश्चन बनेगा आपका आज के सेट का, आज या कल जब भी स्टार्ट करेंगे। तो मुझे अगर बताओ, मैंने आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया, ये ग्राफ दे दिया और बोला मैंने आपको कि ये जो इंटेंसिटीज है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या आएगा? I1 ग्रेटर देन, और डिसेंडिंग में उल्टा लिखोगे, I3 लेस देन, I2 लेस देन I1। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इस पे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। एंड व्हाट इट मींस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेम है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होना मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होना, तो ये तीनों का फ्रीक्वेंसी इज सेम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच प्रोटॉन इज सेम, ओनली इंटेंसिटी ऑफ थ्री सोर्सेज इज डिफरेंट। क्लियर यहां तक? अब अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूं बट दिस टाइम आई डिसाइड टू चेंज फ्रीक्वेंसी इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इंटेंसिटी, तो मैंने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सिर्फ मैंने ये एक्सपेरिमेंट पहले फ्रीक्वेंसी के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे परफॉर्म किया था, लेट अस से nu1 पे। अब मैं इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहा, लेकिन आई एम परफॉर्मिंग द सेम एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, हायर फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? फोटोन का एनर्जी बढ़ाना, हर एक फोटोन का एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ उसके बाद अभी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा लगने वाला है, मतलब बेसिकली ऐसा आएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको -V01 बोल दूंगा और इसको यहाँ पे बोल देता हूँ -V02। अगर मैं तीसरा और फ्रीक्वेंसी लेता हूँ तो देन यू विल फाइंड इट इज मोर नेगेटिव, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना वो बढ़ते जा रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हियर इज इंक्रीजिंग, करेक्ट, गुड। तो हायर द फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक? गुड। इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटेंसिटी क्या था? सेम था। हाँ, थोड़ा ग्राफ मेरे को अलग तरीके से ड्रॉ करना चाहिए था, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम विद दैट। वैसे भी हमको सिर्फ रिवाइज करने हैं कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो चौथे टाइप का ग्राफ आप देखते हो, दैट यू सी इज, इफ यू रिमेंबर, यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करते हो, है ना, ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, तो यू विल प्लॉट वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। अब ये भी इजी है, इट इज वेरी इजी। अभी तो बताया मैंने, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, higher is the kinetic energy of electron, which means more will be the stopping potential। तो ये लीनियर ग्राफ आता है, it is just a straight line, और ये जहां पे फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट करेगा वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है वो? तो अगर मेरे पास दो अलग अलग मेटल सरफेस है, ये तो एक मेटल के लिए हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू डिफरेंट मेटल सरफेस, मेटल ए एंड मेटल बी, तो मेटल ए और मेटल बी में डिफरेंस सिर्फ क्या होगा? तुमको पता है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम फ्री फ्रॉम मेटल सरफेस नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का मेटल के सरफेस से फ्री होने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम फ्री फ्रॉम सरफेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो दो मेटल सरफेस ले लिए तो दोनों मेटल सरफेस का डिफरेंस सिर्फ क्या आएगा? वर्क फंक्शन का आएगा। वर्क फंक्शन विल डिसाइड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ए मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा कम, बी मेटल के लिए ज्यादा हो सकता है। तो ये दोनों ग्राफ, इट इज जस्ट द डिफरेंस इज वर्क फंक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों में? वर्क फंक्शन। तो लीनियर ग्राफ है। तीसरा भी ले लोगे मेटल, तीसरा सरफेस लोगे तो और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना वहां पे। गुड, क्लियर यहां तक? अब ये सारा जो हमने इतना डिस्कस किया, ये पूरा का पूरा आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन के फॉर्म में समझा दिया, जिसको तुम बोलते हो
आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बाकी के टॉपिक्स आई एम नॉट गोइंग थ्रू, क्योंकि उसमें फिर आ जाता है कि फेल्यूर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्लासिकल थ्योरी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो आइंस्टाइन ने वो पोस्टुलेट्स के फॉर्म में समझाया था, दैट आई विल नॉट गो थ्रू बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनीवेज। कम से कम योर एंट्रेंस एग्जाम JEE नीट एंड CET डज नॉट नीड यू टू डू ऑल दोज थ्योरी। तो सिर्फ भाई पता होना चाहिए व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब तक जो मैं तुमको थ्योरी में बता रहा हूं उसका इक्वेशन बना दो, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मैं तुमको अब तक क्या बताया, रेडिएशन आएगा, क्या लेके आएगा, एनर्जी लेके आएगा, पता है ना। पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता है, फोटोन एनर्जी लेके आता है, एनर्जी लेके आया, एनर्जी लेके आया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला फ्री होने के लिए। और अगर कुछ एनर्जी बच गया तो वो इलेक्ट्रॉन ही लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ, तो द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज पार्टली यूज्ड इन लिबरेटिंग, मतलब फ्री होने में, लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface, and partly it appears as kinetic energy of electron। तो फोटोन का एनर्जी होता है h nu, तो एनर्जी ऑफ फोटोन h nu appears as, मतलब partly used by the electron to liberate itself from the surface of metal, उसको बोलते हो वर्क फंक्शन, नोट करते हो φ0 से। और अगर कुछ बच गया तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। डन, खत्म। हाँ, इसी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, इसी को लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h nu माइनस वर्क फंक्शन। वेरी गुड। अब अगर फोटोन के पास सिर्फ उतना एनर्जी है जितना इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 0। तो इफ काइनेटिक एनर्जी इज 0, और अगर आपको याद होगा द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय अ फोटोन टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, थ्रेशोल्ड। देखो अगेन रिमेंबर दिस कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं अभी थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ आपको। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है ना, ये नॉन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। नॉन इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम से नहीं होता। अभी मैं बता दूं, एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है। एक मेटल सरफेस है, इमेजिन उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में 10 eV चाहिए, और फोटोन का इंटेंसिटी है 1, मतलब हर एक सेकंड में कितना आ रहा है, 1। तो क्लासिकल थ्योरी ये बताता है कि 10 सेकंड के बाद इमिशन होगा, क्योंकि 1 eV हर एक सेकंड में आ रहा है। तो सरफेस विल टेक 10 seconds टू एक्यूमुलेट सफिशिएंट एनर्जी टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, रिमेंबर क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कौन डिसाइड करता है, इंटेंसिटी, राइट, एंड फ्रीक्वेंसी हैज नो रोल। लेकिन हम अभी क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मीन्स इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली फोटोन के एनर्जी का कोई कनेक्शन नहीं है, रिमेंबर। तो व्हाट वी आर सेइंग इज इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कौन डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रहा है, फोटोन की एनर्जी से। फोटोन की एनर्जी कौन डिसाइड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेल्स यू कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेल्स यू दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी। और क्लासिकल थ्योरी क्या बताता है, इंटेंसिटी। और अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, अगर कंडीशनल है, अगर फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो, मतलब फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर फोटोन के पास जो फ्रीक्वेंसी है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू थ्रेशोल्ड, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट हो जाएगा, लेकिन एनर्जी क्या होगा, तो वही तो लिखा मैंने, इफ काइनेटिक एनर्जी इज 0 मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड। तो जब काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, nu 0 माइनस वर्क फंक्शन।
तो यहाँ से तुमको वर्क फंक्शन क्या मिल गया, एच न्यू जीरो। अब इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, तो मुझे मिलता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, मतलब आ गया एच न्यू माइनस न्यू जीरो। ये आपका सेकेंड फॉर्म है किसका, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि यहां से तुम जो भी मैंने बताया अब तक तुमको सब एक ही इक्वेशन से क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो, ऑफ कोर्स जीरो। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन एनर्जी है क्या, नो। अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, बड़े नंबर से छोटे नंबर माइनस कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड विथ सम काइनेटिक एनर्जी। ओके, तीसरा केस, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, हाफ mv स्क्वायर है। कभी सुना है मेरा मास -50 किलोग्राम है, सुना है, नहीं ना, -50 मास कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड भले नेगेटिव हो भी गया तो स्पीड का स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर है वो, तो काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमिशन ही नहीं हुआ। तो अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ गया, विच मीन्स देयर इज नो इमिशन, ऑफ कोर्स देयर इज नो इमिशन। तो ये तीसरा फॉर्म आ गया आपका, तो भी याद रखना, हर एक फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अब इसको या इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं, आई कैन राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी एज हाफ mv स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, करेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का और एक फॉर्म है। अब डिपेंड करता है आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में। अगर स्पीड पूछा होगा तो ये यूज करो, अगर आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पूछा होगा तो ये यूज कर लो, अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया होगा और काइनेटिक एनर्जी पूछा होगा तो ये यूज करो, अगर आपको डायरेक्ट वर्क फंक्शन दे दिया होगा और काइनेटिक एनर्जी पूछा होगा तो ये यूज करो। अब और एक तरीका भी होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया होता है कभी कभी, तो उसी पहले तो तुमको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी तुमने डिफाइन कैसे किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखो क्या है, हम लोग एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, चार्ज पार्टिकल मे बी अ इलेक्ट्रॉन मे बी अ प्रोटॉन, इट इज एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, विच एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ही, क्योंकि कोई फील्ड नहीं है अब तक यहाँ पे। अब इमेजिन मैंने इसको रख दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस में, करेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू, मतलब इट विल नाउ स्टार्ट मूविंग, ये मूव होने लग गया। व्हेन इट इज मूविंग इट इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, राइट, करेक्ट। अपने आप कोई चीज मूव होती है क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ता है, वर्क डन। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q into V, right, and that work done is providing kinetic energy। और अगर आपको EV का डेफिनेशन नहीं पता है तो अभी पता कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन ही ऐसे करते हो तुम बोलते हो द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब अगर मैंने पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट का रखा होता, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता, एक्सेलरेट होता। तो इस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन ने जितना भी एनर्जी गेन किया होता उसको क्या बोलते हैं, 1 eV। तो 1 eV इज द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन एक्सेलरेटिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। बट द पॉइंट हियर इज काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताओ जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि देखो ये सामने वाला प्लेट कौन है, नेगेटिव है, कौन है, नेगेटिव है, हमने नेगेटिव किया था ना इसको, राइट। हमने इसको तब तक नेगेटिव करते गए जब तक सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी रुक न जाए। मतलब बेसिकली -1 किया फिर भी करंट मिल रहा है, -2 किया फिर भी करंट मिल रहा है, -3 किया फिर भी करंट मिल रहा है। तो ऐसा तब तक नेगेटिव करते जाओगे जब तक करंट क्या नहीं हो जाए, जीरो। और जीरो करंट कौन से पोटेंशियल पे होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे फॉर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, फॉर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, दिस इज इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर इट इज इक्वल टू E into V0। ये सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो EV0 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0। ये आ गया आपका फिफ्थ फॉर्म ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस पे भी क्वेश्चन आएंगे, अगेन डिपेंड करेगा क्या पूछा है। उसके बाद कभी कभी आपको फ्रीक्वेंसी नहीं, आपको वेवलेंथ पूछ लेते हैं, तो EV0 इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सी बाय वेवलेंथ, सुना है ना, माइनस एच सी बाय लैम्डा 0। जैसे इसको तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हो, वैसे उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हो, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन होता है इनवर्स। तो हमने ऐसा एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि जब तक फ्रीक्वेंसी ये थ्रेशोल्ड से कम है, नो इमिशन विल ऑकर। ऐसे बोला ना तुमने, इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड नो इमिशन विल ऑकर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में उल्टा होता है, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स है। जब तक वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है तब तक नो इमिशन विल ऑकर। गुड। तो ये छोटे छोटे चीजें याद रखना, नहीं तो पूरा थ्योरेटिकल ही है तो कुछ नहीं कर सकते। गुड। तो यहां तक आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इससे ज्यादा टॉपिक पे कोई क्वेश्चन बन नहीं सकते, बन गए तो देख लेंगे तब का तब। गुड। अब आ जाता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एक ही वर्ड में, एक दो तीन वर्ड में उसने पूरा साइंस चेंज करके रख दिया। उसने सिर्फ इतना बोला, नेचर लव सिमेट्री, मतलब नेचर में जो भी होता है वो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल। अब इसका मतलब क्या है फिर? हम यहाँ बात कर रहे थे रेडिएशन के ड्यूअल नेचर की। रेडिएशन का नेचर कभी वेव है, कभी क्या है, पार्टिकल। बाय द वे, रेडिएशन का वेव नेचर, हाउ कैन यू टेल दैट रेडिएशन इज अ वेव? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे के सारे वेव प्रॉपर्टीज होते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आई हैव सीन पीपल गेटिंग रिजेक्टेड ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। तो इंटरव्यू में, और अगर फ्यूचर में टीचर बनना होगा तो उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है। सबसे पहले बेस्ड ऑन योर CV आपको बुलाएंगे डेमो लेक्चर के लिए, और डेमो लेक्चर इज वेरी इंसल्टिंग ऑल्सो। जैसे 5-6 टीचर बैठे होंगे सामने, मजे हुए खिलाड़ी अपने अपनी फील्ड के, और साथ में जितने कैंडिडेट्स हैं सबको बिठा देते हैं। वो 50 है, तुम भी बैठो। तो वंस इन इंटरव्यू पहले का नंबर लगा, उस बेचारे ने सिर्फ लिखा था इंटरफेरेंस। आगे वो बोलना चालू करे उससे पहले क्वेश्चन आ गया, इंटरफेरेंस ये वेव प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल प्रॉपर्टी है? उसने बोल दिया पार्टिकल प्रॉपर्टी है, इंटरव्यू वहीं खत्म, गॉन। तो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे वेव प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जिस किसी चीज का तुमको इंटरफेरेंस दिखे मतलब वो वेव है, राइट? तो डी ब्रॉगली ने ऐसा बोला कि जब रेडिएशन का डबल नेचर हो सकता है। रेडिएशन कैन बिहेव एज अ वेव बिकॉज वी नो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर रेडिएशन पार्टिकल भी हो सकता है, किसने बताया? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और किसने बताया? कॉम्पटन इफेक्ट, राइट? और किसने बताया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने। तो फिर पार्टिकल का मतलब मैटर का डबल नेचर क्यों नहीं हो सकता? तो मैटर कैन बी पार्टिकल, इट कैन बी वेव। तो डी ब्रॉगली ने ऐसा बोला कि एवरी मूविंग पार्टिकल रेस्ट पे नहीं, मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। तो जो भी पार्टिकल मूव हो रहा होगा उसके साथ एक वेव है एसोसिएटेड, एंड द वेवलेंथ ऑफ दैट इज गिवन बाय h upon p, where p is momentum. So every moving particle has a wave associated with it whose wavelength is given by h upon p. p होता है mv, बराबर? गुड। अब इफ यू नो, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया मूविंग पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई, तो हाफ mv²। मैं इसको अगर मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो हाफ m² v² बाय m, और m² v² इज मोमेंटम स्क्वायर, क्योंकि m इज मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी इज p² बाय 2m। तो p² इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और तो p आ गया आपका √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपका जो वेवलेंथ का इक्वेशन था, इसको वैसे बाय द वे बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ke, राइट, गुड। तो ये आ गया तीसरा इक्वेशन, एक्चुअली 1, 2 and 3, यस, तीसरा आ गया। देन एज आई जस्ट टोल्ड यू, इन केस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ओनली इन केस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज q इंटू वी। अभी देखा था ना, वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर v इज पोटेंशियल डिफरेंस, q इज चार्ज। ये फॉर्मूला न्यूट्रॉन के लिए नहीं चलने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और बेसिकली आयॉन्स, या फिर अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो फॉर चार्ज पार्टिकल्स ओनली, करेक्ट। अब अगर मैं इसमें एक स्पेसिफिक केस ले लूं इलेक्ट्रॉन का, इफ आई से कि इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड बाय द वे पार्टिकल का ड्यूअल नेचर वेरीफाई हुआ ही इलेक्ट्रॉन से आता। मतलब व्हाट दे हैव डन इज, जैसे हम लोग एक बीम ऑफ लाइट लेते हैं, उसको एक स्लिट पे इंसिडेंट करते हैं और आपको मिलता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, वैसे उन्होंने एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, एक छोटे से ऑब्स्टेकल पे इंसिडेंट किया और आगे एक था स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की बीम के लिए भी डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला। मतलब यू हैव द सेम सेंट्रल मैक्सिमा, देन यू हैव 2 फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास, देन यू हैव सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऐसा देखा गया है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव। एंड इन फैक्ट तुम जब इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करते हो अराउंड द न्यूक्लियस, अब तक तो तुम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, करेक्ट? दैट इज नॉट ट्रू, इट फॉर्म्स स्टेशनरी वेव्स। तो अगर आपने देखा होगा बहुत जगह पे तुमको ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, पहले हम लोग ऐसा दिखा रहे थे पिक्चर, अभी हम ऐसा नहीं दिखाते, अब हम लोग स्टैंडिंग वेव्स दिखाते हैं। You know what it means? It means that electron is a wave when it is revolving around nucleus. It is not a particle. Okay? और वो डी ब्रॉगली ने शो भी किया, तो वो पहले हाइपोथेसिस था, बाद में रियलिटी बन गया वो। तो फॉर इलेक्ट्रॉन, यू नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31, यू नो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻19। ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद, h की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करने के बाद, h is 6.63 into 10⁻34 इन SI यूनिट्स, वो सब करने के बाद आपको मिलता है 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम में, राइट, बराबर है ये 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम होता है वो। ओके, नैनोमीटर में होता है 1.228 अपॉन अंडर रूट ऑफ v। क्लियर? तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्साइट करवाया है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो अंडर रूट ऑफ 100 मतलब 10, तो 12.28 बाई 10 इट इज 1.228, दैट इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही यूज होगा, ये इन जनरल किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए यूज होगा, याद रखना। ये इन जनरल किसी भी पार्टिकल के लिए यूज होगा जिसका तुमको काइनेटिक एनर्जी पता हो। ये इन जनरल किसी भी पार्टिकल के लिए यूज हो सकता है जिसका तुमको मास और वेलोसिटी पता हो या फिर उसका मोमेंटम पता हो। तो इन टोटल यू विल बी यूजिंग 5 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h अपॉन p, h अपॉन mv, एंड देन अभी तो बताया, इधर ही तो लिखा हुआ है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m, काइनेटिक एनर्जी को e बोल देता हूँ मैं, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m qv। और लास्टली स्पेसिफिक केस फॉर इलेक्ट्रॉन, इट इज 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। गुड, डन। तो ये था आपका पूरा चैप्टर और उसका थ्योरी। अब क्योंकि ठीक है हम लोगों के पास 10 ही मिनट बाकी है, तो आई थिंक वी विल नॉट कंटिन्यू विद क्वेश्चंस टुडे, विल गो अहेड विद क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन।